देखो इसके अंदर नोट लिखते हैं। नोट क्या कहता है, देखो नोट को एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये मेरे पास कोई डी ऑर्बिटल है और ये इसी एक्सिस पे एक दूसरे के साथ ओवरलैप होने के लिए आ रहे हैं। तो देखो अगर ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हों तब तो फॉर्मेशन होगी पाई बॉन्ड की, और अगर ये वाले दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हों तो फॉर्मेशन होगी सिग्मा बॉन्ड की। सही है। तो अगर इस तरह से ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आते हैं तो सीधी सी बात है, लेटरल ओवरलैपिंग से पहले हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं हो जाएगी क्या? क्योंकि जो हेड एक्सिस के अलोंग हैं वही एक दूसरे के कांटेक्ट में पहले आएंगे, उनकी ओवरलैपिंग ही पहले होगी। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन जो होती है वो पाई बॉन्ड से पहले होती है। तभी तो अपन बोलते हैं डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई, पहले कौन बनता है? सिग्मा, बाद में कौन बनता है? पाई। क्यों? क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग डोमिनेंट होती है किसके ऊपर? लेटरल ओवरलैपिंग के ऊपर। तो नोट क्या लिखेंगे? एक्सियल overlapping is dominant over lateral overlapping, और इस डोमिनेंसी की वजह से ही सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सही है। क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग जो है वो आपके पास डोमिनेंट है, इसका मतलब कि एक्सियल ओवरलैपिंग के अंदर, ये मैंने लिख दिया एक्सियल ओवरलैपिंग, ये मैंने लिख दिया लेटरल ओवरलैपिंग। अगर मैं इन दोनों के अंदर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करूं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब कि किसमें ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी, तो सीधी सी बात है कि जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा वहीं ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग मिलेगी। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहां बनता है? सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसका मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग जो होती है उसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या मिलती है? आपको ज्यादा मिलती है। क्योंकि वो एक्सिस के ऊपर ही आ रहे हैं तो सीधी सी बात है वहां पे जो ओवरलैपिंग होगी वो सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग मानी जाएगी, उसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, यानी उसमें अच्छी ओवरलैपिंग होगी और अच्छी क्वालिटी की ओवरलैपिंग होगी, बढ़िया ओवरलैपिंग होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड का जो अपने पास एनर्जी है वो क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। तो अगर मैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करूँ, किसकी ज़्यादा होती है? एक्सियल ओवरलैपिंग की ज़्यादा होती है लेटरल ओवरलैपिंग से। इस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कि बॉन्ड एनर्जी या फिर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये एग्जांपल आपके सामने पड़ा। क्योंकि एक्सियल में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, क्योंकि वो अच्छे से ओवरलैप हो रहे हैं, एक्सियल पे आ रहे हैं, इसलिए सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है। तो इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा अच्छे से होगी, अच्छी होगी, उतना ही आपको बॉन्ड क्या मिलेगा? स्ट्रांग मिलेगा। और सीधी सी बात है, जनरल कॉमन सेंस की भी बात करें तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यानी कि ओवरलैपिंग कितने हद तक हो रही है, अच्छे से हो रही है, तो जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड तो उतना ही स्ट्रांग बनना है, क्योंकि ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बनता है। तो जितनी अच्छी ओवरलैपिंग, बॉन्ड उतना ही अच्छा। अच्छे से क्या मतलब हुआ? अच्छे से मतलब हुआ कि वो कितना बनेगा? स्ट्रांग, अच्छा बनेगा। आई बात समझ में? तो अब आगे अपन बात करेंगे कि ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसको अफेक्ट करेंगे वही बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो इसमें प्रॉब्लम बनती है वो यही बनती है कि वो आपको ओवरलैपिंग्स देता है, फिर पूछता है कि बताओ कौन सी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के ऑर्डर में अरेंज करा लेता है 4-5 ओवरलैपिंग्स देके, या फिर वो पूछता है कि ये 4-5 ओवरलैपिंग्स हैं, इनसे बनने वाले बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ। तो वो क्वेश्चन तो उससे रिलेटेड हुआ, ओवरलैपिंग से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बताओ, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का जो ऑर्डर आएगा वही बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा। तो अगर अपने को ये पता चल जाए कि इस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर भी आप आसानी से निकाल सकते हो।
देख, अगर मैं बात करूं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की, तो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की हो रही है, तो सीधी सी बात है उसको जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे वो वही फैक्टर अफेक्ट करेंगे जो कोई ऑर्बिटल रखता है। और एक ऑर्बिटल के पास जो दो मेन फैक्टर होते हैं वो होता है एक तो उसका साइज ऑफ ऑर्बिटल, और दूसरा होता है आपके पास डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के साइज से मतलब है उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n। और डायरेक्शनल नेचर की बात करें तो अपने पास जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें डायरेक्शनल नेचर का ऑर्डर क्या आता है, अपन सीखते हैं इसको एटॉमिक के अंदर भी। f की डायरेक्शन नेचर ज्यादा, फिर आपके पास आता है d, और फिर आता है p, और उसके बाद आता है आपके पास s। सीधी सी बात है, s आपके पास क्या है, एक गोला है, गोले की क्या डायरेक्शन है, गोला तो हर डायरेक्शन में होता है, इसका मतलब ये तो नॉन डायरेक्शनल हो गया, यानी इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या होगी, कम। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो p v और उसके बाद y, उतनी ही डायरेक्शन नेचर क्या होती रहती है, आपको अच्छी मिलती रहती है। तो डायरेक्शन नेचर का ऑर्डर ये रहेगा, और साइज का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होती है ये होती है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्शनल नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अगर आपको एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग निकालना है तो आप ध्यान रखना साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और डायरेक्शन नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन यहां पर एक चलता है एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन है आपके पास फेस वाइज ओवरलैपिंग के लिए। फेस वाइज ओवरलैपिंग में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो डी ऑर्बिटल की साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैंने बात कही भी थी उस टाइम कि अगर आपको फेस वाइज ओवरलैपिंग इफेक्टिव करानी है तो डी ऑर्बिटल का साइज क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा, तो आपकी अच्छी ओवरलैपिंग आपको मिलेगी। तो ये एक एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है। एक्सेल के लिए, लेटरल के लिए यही ऑर्डर चलेगा, फेस वाइज के लिए आपके ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। आई बात समझ में? एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले एक दो की पॉइंट्स आपको बता देता हूं इस साइज से रिलेटेड और इस डायरेक्शन नेचर से रिलेटेड। तो इसकी हेल्प से और आने वाले की पॉइंट की हेल्प से आप ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वाली प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो बात करते हैं। सबसे पहला की पॉइंट जो इसके अंदर है वो ये है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जैसे जैसे बढ़ता है, हम सबको पता है कि साइज भी वैसे वैसे इंक्रीज होगा। n बढ़ता रहता है तो साइज ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है, डिक्रीज होगा। दूसरा, फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात अपन ने की नहीं है अभी तक क्योंकि हाइब्रिडेशन देखा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ आया है तो पढ़ लेते हैं। हाइब्रिडेशन सीखने के बाद ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर आपको क्या देखना है कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होंगे साइज वैसे वैसे डिक्रीज होगा, और साइज जैसे जैसे डिक्रीज होगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वैसे वैसे इंक्रीज होगी। सही है? तो एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेंगे साइज वैसे वैसे कम होगा, और साइज जैसे जैसे कम होगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग आपको क्या मिलने लग जाएगी, ज्यादा मिलने लग जाएगी। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है इफ साइज एंड डायरेक्शनल नेचर both
वेरी एट सेम टाइम, कि अगर साइज और डायरेक्शनल नेचर दोनों एक साथ वेरी कर रही है, देखो दोनों का अपोजिट रिजल्ट है, तो अगर ये दोनों एक साथ वेरी करें तो आपके पास रिजल्ट भी उल्टे, क्योंकि साइज क्या आएगा, मान लो ऐसा हो रहा है कि साइज बढ़ रहा है और डायरेक्शन नेचर आपको कम वाला बता रही है, तो अगर ये दोनों चीजें एक साथ आपके चले तो एक चीज को डोमिनेंट मानना पड़ता है और वो डोमिनेंट होता है आपके पास साइज। तो आपको क्या ध्यान रखना है, साइज इज डोमिनेंट ओवर डायरेक्शन नेचर। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा एक 1s ओवरलैपिंग है, एक 2s ओवरलैपिंग है, डायरेक्शन नेचर सेम है, 1 और यहां ओवरलैपिंग हो रही है आपके पास 2 तो n इसका कम है, इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कहाँ मिलेगी आपको ज्यादा, यहां आपको एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा मिलेगी। सही है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैंने कहा आपके पास एक SS ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक मैं कह रहा हूं PP ओवरलैपिंग है जहां पे पाई बॉन्ड बन रहा है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा कहां होगा, सीधी सी बात है, सिग्मा बॉन्ड की एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, इसलिए इसका ज्यादा। अब वो ये कहते हैं सर डायरेक्शन नेचर तो इसकी ज्यादा होती है ना, बट इसने मेंशन कर दिया कि सिग्मा और पाई में से कौन सा बॉन्ड बन रहा है, और हमें पता है सिग्मा और पाई में से सिग्मा का एक्सटेंट ओवरलैपिंग ज्यादा होता है। अगर वो मेंशन नहीं करे या फिर वो इस तरह से लिख दे SS सिग्मा और PP सिग्मा, इन दोनों में से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसकी ज्यादा होती है, तो मैं कहूंगा कि PP सिग्मा की एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी इन कंपेयर टू SS। क्यों, क्योंकि वहां डायरेक्शन नेचर ज्यादा है। और एक और पॉइंट यहाँ पे देखते हैं अपन, वो पॉइंट कुछ इस तरह से है, ऊपर लिख रहा हूं, यहाँ पे साइड में लिख देता हूं। क्या है आपके पास, एग्जाम्पल है आपके पास, एक है 2s ओवरलैपिंग, वन एस ओवरलैपिंग, और एक है आपके पास 2p ओवरलैपिंग। सही है, ये भी सिग्मा बॉन्ड की है और ये भी मान लो सिग्मा बॉन्ड की है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास साइज कह रहा है कि 1s की एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होनी चाहिए, जबकि PP की डायरेक्शन नेचर ये बता रही है कि PP वाले की एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों एक साथ वेरी हो रहे हैं, तो साइज को डोमिनेंट मानते हुए 1s वाली ओवरलैपिंग की एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा बतानी है इन कंपेयर टू 2p ओवरलैपिंग से। आई बात समझ में? तो इस तरह से वो आपसे एग्जांपल पूछता है। अब इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको सॉल्व करते हैं, तो ये टॉपिक अपने पूरा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। सॉल्व करते हैं। 1s 2s 3s CS, SS डायरेक्शन नेचर सेम है। साइज की बात करूं तो देखो यहाँ तो अपने को साफ साफ पता चल रहा है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। कई बार वो क्या करता है कि 1s की 2s के साथ रहता है, 3p की 4 के साथ रहता है, फिर अपने को पहचानने में दिक्कत आती है। तो साइज देखने का सबसे बढ़िया तरीका आपके पास होता है कि n1 प्लस n2 कर लो आप। कैसे, जैसे ये n1 है, ये n2 है, ये n1 है, ये n2 है, तो यहाँ पे n1 प्लस n2 क्या आ रहा है आपके पास 2, यहाँ n1 प्लस n2 क्या आ रहा है आपके पास 4, यहाँ n1 प्लस n2 क्या आ रहा है आपके पास 6। n1 प्लस n2 ही आपको क्या बताएगा, साइज के बारे में बताएगा। यानी n1 प्लस n2 की वैल्यू जितनी ज्यादा, साइज आपके पास उतना ही ज्यादा। सही है, इसका मतलब इसका साइज ज्यादा है और साइज जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतनी ही कम। यानी आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1, 2 और 3 एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का, क्योंकि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ देखो ये आ गया आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल। जिसको हाइब्रिडेशन पता है उसको पता है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। जिसको हाइब्रिडेशन के बारे में नहीं पता वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हाइब्रिडेशन सीख लेगा, फिर एक एग्जांपल दोबारा कर लेना। sp यानी s करेक्टर कितने
50%, sp2f यहाँ पे s करेक्टर कितने 33% और यहाँ पे s करेक्टर कितने 25% नहीं आ जाएंगे क्या? sp के पास आपके है 50%, sp2 30% और ये आएगा आपके पास 25%। s करेक्टर जितने ज्यादा साइज उतना ही कम, और साइज जितना कम एक्सटेंट ऑफ लैपिंग उतनी ज्यादा, यानी s करेक्टर के क्या आ जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अपने पास ऑर्डर आएगा 1 2 3। भाई s करेक्टर के क्या आ जाएगा एक्सटेंट ऑफ लैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। sp ये दोनों तो कॉमन आ गए। s और p प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेंशन नहीं किया, इसका मतलब सेम है। कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा है तो सेम है तो डायरेक्शन नेचर देखो, डायरेक्शन नेचर से p की ज्यादा होती है तो आंसर आएगा 2 इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट ss pp sp pp। तो देखो s तो हमेशा सिग्मा ही बनाता है, इसका मतलब ये इस तरह से। p के अंदर सिग्मा और पाई दोनों की कंडीशन होती है, तो कभी कभी तो मेंशन करता है और कभी मेंशन नहीं करता। मेंशन नहीं कर रहा इसका मतलब सब एक जैसे बॉन्ड बन रहा है, सही है। और अगर मेंशन कर दे तो उसके बाद रिजल्ट जो आपके मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ये पता है कि सिग्मा की जो ओवरलैपिंग होती है वो पाई से ज्यादा होती है, इसका मतलब ये तो सबसे पीछे जाएगा पीपी वाला। अब मेरे पास बच गया एसएस पीपी और एसपी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दी नहीं है तो डायरेक्शन नेचर से सॉल्व करना पड़ेगा, और डायरेक्शन नेचर पी की ज्यादा होती है, इसका मतलब सबसे पहले नंबर आएगा पीपी का सिग्मा वाले का, फिर नंबर आएगा एसपी सिग्मा वाले का, फिर नंबर आएगा एसएस सिग्मा वाले का, और सबसे लास्ट में नंबर आएगा पीपी पाई वाले का। तो इस तरह से आप ये सॉल्व करते हो। सबसे पहले पीपी सिग्मा की पाई से ज्यादा होती है इसलिए इसको सबसे पहले। अब सब सिग्मा के अंदर डायरेक्शन नेचर पी की ज्यादा, फिर एसपी और एसएस में यहाँ पे एसएस कॉमन आ गया और एक एस और एक पी में से पी की ज्यादा, और लास्ट में एसएस। अब कभी कभी वो इस तरह से क्वेश्चन देता है। अब कह रहे हैं यहाँ तो सर ऑर्बिटल्स ही नहीं दिए, पता कैसे करें? अरे पता क्या करना है, पता करो कौन कौन से ओवरलैपिंग हुए हैं ऑर्बिटल। जब कार्बन और फ्लोरीन में बॉन्ड बनेगा तो कौन कौन से ओवरलैपिंग होंगे उसका पता करो। उसका पता कैसे करें? उसका पता करने के लिए आपके पास होना चाहिए ज्ञान होना चाहिए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। देखो बात करता हूँ, जैसे कार्बन मेरे पास है 1s2 2s2 2p2, सही है। सीधी सी बात है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है उसके पास ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि बाकी अंदर वाले तो पेयर हो जाते हैं। ट्रिक बताता हूँ एक बार देखने की, सिस्टमेटिक तो आप बाद में देखते रहना। आपको मैं एक बार तरीका बताता हूँ किस तरह से डायरेक्ट दिखा जाता है कि अगर वो आपको ऑर्बिटल ना देखें तो सीधी सी बात है, जो आउटर ऑर्बिटल्स होते हैं वही आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा, क्योंकि अंदर वाले सारे पेयर हो जाते हैं। तो हमेशा आउटर जो ऑर्बिटल है वही भाग लेगा ओवरलैपिंग में। तो कार्बन के लिए आउटर कौन सा हो गया 2p नहीं हो गया क्या? इसका मतलब कार्बन का कौन सा काम आ रहा है 2p। अब मैं बात करता हूँ फ्लोरीन की। तो देखो फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, इसका भी कौन सा काम आ रहा है 2p ही काम आ रहा है। हर बार कार्बन तो कॉमन है, यानी कि 2p इस कार्बन का और 2p भी इस कार्बन का। लेकिन देखो अब क्लोरीन आ गया, अब फ्लोरीन के नीचे तो क्लोरीन आता है और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन जाएगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज नहीं होगा क्या? यानी 2p की जगह इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे 3p में नहीं जाएंगे क्या? तो यहाँ पे क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल होगा 3p, ब्रोमीन का कौन सा ऑर्बिटल होगा 4p। ये लो आपके बन गए ऑर्बिटल्स। अब 2p 3p और 2p 4p में तो कंपेयर करना है, डायरेक्शन नेचर सेम है। जोड़ो n प्लस n, यहाँ पर n प्लस n आ रहा है आपके पास 4, यहाँ पर n प्लस n आ रहा है 5, यहाँ पे n प्लस आ रहा है 6। इसका मतलब आंसर आएगा आपके पास 1 2 और 3। वहां बात करता हूं, पीपी सिग्मा पीपी पाई दोनों दे रखे हैं। पाई वाला तो पीछे भेज दो, सिग्मा वालों को आगे लगा दो, ये सारे सिग्मा ही बचेंगे। अब एस आ गया तो ऑब्वियसली बात है सारे कौन से होंगे सिग्मा वाले ही होंगे, सही है। पहले n प्लस n काउंट करो, इसका n प्लस n आएगा 2, इसका n प्लस n आएगा 4, इसका n प्लस n आएगा 4, इसका n प्लस n आएगा 4,
और ये तो ऑलरेडी सबसे पीछे जाना है पाई वाला। तो देखो सबसे पहले साइज के अकॉर्डिंग इसका n+n कम आ रहा है, यानी 1s सबसे बढ़िया होगा। 1s के बाद अब सबके n+2 सेम ही आ रहा है, यानी अब इनके n फैक्टर की वजह से, साइज की वजह से जो आपके पास आंसर आना चाहिए वो तो सेम ही रहने वाला है। यानी अब आपको यहाँ पर क्या देखनी पड़ेगी, डायरेक्शन नेचर देखनी पड़ेगी, और s और p में से डायरेक्शन नेचर किसकी ज्यादा होती है, p की। तो 1s के बाद नंबर आएगा 2p सिग्मा वाले का, फिर नंबर आएगा 2s 2p, फिर नंबर आएगा आपके पास 2s और सबसे लास्ट में नंबर आएगा 2p पाई वाले का। सही है। तो ये आपके पास ट्रिक हो गई कि आप n+2 करके देख लो, जो जोड़ ज्यादा उसका साइज ज्यादा। जोड़ सेम आ जाए तो फिर डायरेक्शन नेचर देखो, यहाँ पे जोड़ता हूँ 1 1 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 3 6 3 3 6 3 3 6 4 4 8 4 4 8 4 4 8। सही है। बॉन्ड्स मेंशन नहीं किए इसने, इसका मतलब सारों की आपको एक नेचर ही बतानी है, सबको सिग्मा मानते हुए कर लो। सबसे पहले साइज के हिसाब से बात करते हैं। तो साइज के हिसाब से 1s सबसे पहले आ जाएगा, उसका जोड़ सबसे कम है। उसके बाद ये 4 4 वाले हैं, और 4 4 वालों में साइज सेम आ गया क्योंकि n1+n2 ये सेम आ गया, इसका मतलब ये सेम साइज को इंडिकेट करेगा। अब आपको डायरेक्शन नेचर देखनी है, तो डायरेक्शन नेचर किसकी ज्यादा, 2p फिर आपके पास आएगा 2s 2p, फिर आएगा आपके पास 2s। अब 6 वालों का नंबर आएगा, और 6 वालों में भी वही साइज सेम आ गया, इसका मतलब आपके पास डायरेक्शन नेचर देखनी है। डायरेक्शन नेचर किसकी ज्यादा, 3p 3s 3p और 3s p 2p है ना, तो डायरेक्शन नेचर ज्यादा रखेंगे, 1p है तो कम, और s वाला तो वैसे ही कम होता है आपके पास। और फिर 8 वालों का नंबर आ जाएगा, इसमें भी वही 4p 4s 4p और सबसे लास्ट में आ जाएगा 4s। तो इस तरह से आप डायरेक्शन नेचर और साइज से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का कंपैरिजन करते हो। प्रॉब्लम्स बनती है यहाँ पर। अब देखो थ्योरेटिकल चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे ना तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। कॉपी पेन लोगे, नोट करोगे और फिर अप्लाई करोगे चीज़ों को तो ही क्वेश्चन होगा। खाली मूवी की तरह बैठने देखने से यहाँ पे कुछ पता नहीं चलेगा। आई बात समझ में? चलो अब इसमें आगे एक नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि अपन ने बात की थी शुरू में कि वीबीटी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग पे बेस्ड होता है, तो अपन ने सारी ओवरलैपिंग कंस्ट्रक्टिव देखी है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग भी एक बात कर लेते हैं कि होती क्या है। हालांकि वीबीटी मानता नहीं है उसको अपने बॉन्ड फॉर्मेशन में कंसीडर नहीं करता, वो कहता है डिस्ट्रक्टिव से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन होती क्या है उसकी बात एक बार अपन कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें अपन कि नेगेटिव ओवरलैपिंग और जीरो ओवरलैपिंग क्या होती है। अभी तक जो ओवरलैपिंग अपने देखी थी वो कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग थी। अब जीरो और नेगेटिव ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं। तो जीरो का मतलब कि वहाँ पे ऑर्बिटल्स किसी भी तरह से एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो रहे, यानी कि वो एक कॉमन एक्सिस के ऊपर एक दूसरे के पास नहीं आ रहे, और अगर पास आ रहे हैं तो कोई भी उनका ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स नहीं हो पा रहा, तो वो तो हो जाएगा आपके पास जीरो ओवरलैपिंग। और अगर इंटरमिक्सिंग दो नेगेटिव वेव फंक्शन वाले ऑर्बिटल्स के बीच हो रही है तो वो हो जाएगा आपके पास नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो बात करते हैं अपन जीरो ओवरलैपिंग की। जीरो ओवरलैपिंग का मतलब हो गया when two orbitals cannot be overlaps। दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप ही ना हो सके तो वो कौन सा हो जाएगा आपके पास जीरो। जैसे एक s और एक p इस तरह से एक दूसरे के पास आए, तो जैसे ये इस तरह से एक दूसरे के पास आएंगे, अब ये तो किसी तरह की ओवरलैपिंग हुई नहीं, तो ये जीरो ओवरलैपिंग हो गया।
जैसे आपके पास आ गया ये दो p ऑर्बिटल इस तरह से इस कॉमन एक्सिस के थ्रू एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो जैसे ही एक दूसरे के पास आएंगे ये कोई इस तरह से मिलेंगे और ये किसी तरह की कोई ओवरलैपिंग हुई नहीं क्योंकि लोब्स तो ऊपर रह गई, तो ये भी इसी ओवरलैपिंग में काउंट नहीं होगा। तो अगर कोई इस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है जहां पर ऑर्बिटल्स लोब आपस में ओवरलैप हो ही नहीं पा रही, तो वो कहलाएगी आपके जीरो ओवरलैपिंग। और एक आता है आपके पास नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जब when two opposite wave function overlaps, जब दो अपोजिट वेव फंक्शन ओवरलैप करें तो उसे बोलेंगे अपन ये है आपके पास नेगेटिव। पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये आपके पास पॉजिटिव। तो इस तरह से अपोजिट वेव फंक्शन अगर एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं तो ये जाएगा आपके पास नेगेटिव ओवरलैपिंग में। ये दोनों ओवरलैपिंग ही वीपीटी कंसर्ट नहीं करता, सिर्फ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग ही मानता है। सही आई बात समझ में? तो ये आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन वाया ओवरलैपिंग आपने समझा। सही है? तो देखो इसका नतीजा जो लास्ट अपने पास निकला वो क्या निकला कि दो ऑर्बिटल्स अगर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से ही एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मान लो ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़ा है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़ा है, तो जब ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप होंगे तो माना ओवरलैपिंग के बाद ये इस तरह से अरेंज हो गए, तो जैसे ही ये इस तरह से अरेंज होंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्रॉस में आएंगे, क्योंकि जब ओवरलैप हो जाएंगे तो सेम एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे और पास पास सेम स्पिन वाले तो हो नहीं सकता, तो एक को स्पिन अपनी क्या करनी पड़ेगी, उल्टी। तो वैसे भी प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है, एक प्लस हाफ है तो दूसरा ऑब्वियसली बात है माइनस हाफ ही होगा आपके पास। तो ये इस तरह से ओवरलैपिंग के बाद इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये होता है आपके पास एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन। कब बनता है सिग्मा, कब बनता है पाई, कौन बनता है पहले, कौन बनता है बाद में, सब चीज़ों के बारे में आपने इस लेक्चर के अंदर समझ लिया। आई बात समझ में? चलो, अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी तरह का डाउट है तो आप इंस्टाग्राम लिंक के थ्रू अपने डाउट्स मुझे भेज सकते हो।